नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूं। भारत में महिलाओं को सर्वाधिक होने वाले 5 प्रमुख कैंसर के बारे में आज हम जानेंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हम सभी जानकार तो हैं, लेकिन उससे परिचित नहीं हैं। हर साल करीब 7 लाख नए कैंसर मरीज सामने आते हैं। सही समय पर रोग की पहचान हो जाए तो इस जंग से जिंदगी जीत सकती है। वैसे भारतीय महिलाओं में आमतौर पर जो कैंसर पाए जाते हैं उसमें स्तन कैंसर, गर्भाशय, कोलेस्ट्रॉल और अंडाशय और मुंह का कैंसर कॉमन है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से डॉक्टर निकिता बंसल और साथ ही हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं डॉक्टर पूनम मिश्रा। आप दोनों ही स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल डॉक्टर निकिता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो महिलाओं में कैंसर की बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है? महिलाओं में कैंसर की जो बीमारी है वो ज्यादा हमको देखने में इसलिए मिलती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों के पास बच्चेदानी है और फीमेल सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होती है। तो हमको कई बार फीमेल्स में जैसे सफेद पानी का है या महीना आना होता है या रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, उन सबसे रिलेटेड रहता है कैंसर का आना। तो अगर हमारा मेनोपॉजल प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उन फीमेल्स में कैंसर का कारण या कैंसर का होना ज्यादा कॉमन फैक्टर हो जाता है। जी डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहते हैं, हमने ये देखा है कि जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा शहरी महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है? जी बिल्कुल। जैसा कि आपका सवाल है उसका सिंपल सा आंसर मैं ही देना चाहूंगी। ग्रामीण महिलाएं जो आपने देखा है उनमें से कभी भी आप गांव की लेडीज जो है बहुत उनका वेट फैक्टर नहीं होता, ओबीज नहीं होती हैं और फिजिकल एक्टिविटी उन लोगों की ऐसी रहती है। जबकि जो शहर की जो लेडीज हैं उनमें ओबेसिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, विच इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू कैंसर की जो प्रॉब्लम है। तो ये जो वेट का प्रॉब्लम होता है जिसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। जी डॉक्टर निकिता, कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी आजकल बहुत ज्यादा लोग अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कोलोरेक्टल जो कैंसर है उसकी समस्या बहुत सुनने को मिल रही है। कोलोरेक्टल बोला आपने? जी हाँ, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि अभी डॉक्टर पूनम ने बोला कि जो शहर के लोग हैं उनमें ओबेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो हम लोग का जो खान पान रहता है उसमें हम लोग ऑयल की मात्रा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से कई बार ओबेसिटी एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण से कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है। एंड इसीलिए हम इनको ज्यादातर शहरी वाले लोगों में शहर में ज्यादा दिखते हैं। हालांकि गांव में, विलेज में भी ये चीजें होती हैं, बट इतना ज्यादा पेशेंट्स डॉक्टर के स्टेप तक या हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते, मतलब इतने ज्यादा जागरूक नहीं है वो हॉस्पिटल तक आने के लिए, तो शायद इतना ज्यादा हम देख नहीं पाते विलेजर्स के अंदर। और पढ़े लिखे लोग थोड़ा ज्यादा इस चीज को लेके कॉन्शियस रहते हैं अपने सिम्टम्स को लेते हुए, इसीलिए वो हॉस्पिटल तक आ पाते हैं और हमें शहरी लोगों में ज्यादा जल्दी से देखने को मिलता है। जी, जैसा कि डॉक्टर निकिता ने कहा कि जो शहरी लोग हैं वो थोड़े से अवेयर हैं और वो जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जिसके प्रति लोग थोड़े से जागरूक हो जाते हैं। तो डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहते हैं कि कैंसर के लक्षण किस समय से दिखाई देना शुरू होते हैं और किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल। कैंसर के लक्षणों में एक तो अलग अलग कैंसर की जैसे हम बात करें, जहां मैं स्टार्ट करूंगी, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर से आप स्टार्ट करें। ब्रेस्ट कैंसर में जो पेशेंट्स हैं वो बताएंगे कि उनका या उनको स्तन में कोई लंप फील हो रहा है, तब वो डॉक्टर के पास जाएं। पेन फील हो रहा है, तब वो डॉक्टर के पास जाएं। निपल से बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, उसके रिप्रोडक्टिव में लोग एज ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद निपल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, कभी खून का डिस्चार्ज होना या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, ये सब जो कारण है। वहां की जो स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम एक संतरे को देखते हैं, संतरे की जैसी स्किन होती है, वैसे जो स्तन की स्किन चेंज होने लगे, उस तरह से उसमें झुर्रियां जैसे आने लगी। ये सब जो चीजें हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण हैं। वैसे ही मैं बच्चादानी के कैंसर के बारे में बात करूंगी तो इसमें भी एबनॉर्मल जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कई महिलाओं में, तो उसका चेकअप कराना जरूरी है।
दूसरा, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, जिनका महीना आना बंद हो चुका है, उनमें कभी अगर अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ये बहुत बड़ा एक कैंसर का लक्षण है। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के और ये अलग अलग तरीके के कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जी डॉक्टर निकिता, अंडाशय में भी कैंसर की समस्या देखने को मिलती है, तो इसका क्या कारण होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अंडाशय में भी कैंसर होता है जिसको हम लोग ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। ओवेरियन कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। कई बार हम इसको अर्ली एज ग्रुप्स और मेनोपॉजल एज ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं। यूजुअली इसका कोरिलेशन ओबेसिटी से है, मतलब मोटापे से है। मोटापे वाले फीमेल्स में ज्यादा हमको पाया जाता है ओवेरियन कैंसर। कैसे, क्या सिम्टम होते हैं पेशेंट को? कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता और सडनली वो एब्डोमिनल पेन या पेट दर्द के सिम्टम से जाती है डॉक्टर के पास, तो सडनली हम सोनोग्राफी या चेकअप करते तो हमें वो पाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, कई बार पेशेंट ये बोलती है कि हमको रिलेशंस रखते समय प्रेशर सिम्टम्स या पेन हो रहा है, तब हम एग्जामिन करते हैं, तब हमको फील होता है। या कभी महीने से संबंधित उनको कोई मेनोपॉजल के बाद ब्लीडिंग होती है, मतलब महीना बंद होने के बाद अगर उनको मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है तो जब सोनोग्राफी होती है तब उसमें डिटेक्ट होता है ओवेरियन कैंसर। कई बार ये जीन्स में भी रन करता है ओवेरियन कैंसर। अगर आपके घर में किसी को कैंसर हुआ है, अन्य कोई भी कैंसर हुआ हो, या ब्रेस्ट हो या यूट्राइन कैंसर हो, तो आपके फैमिली में भी ओवेरियन कैंसर या अन्य कोई और कैंसर भी रन कर सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अल्ट्रासाउंड है, कुछ ब्लड टेस्ट है, और कैंसर का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ खत्म है। इस सब के ऊपर भी अच्छे आजकल ट्रीटमेंट्स चालू हैं और शुरू हो चुके हैं। जी डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा लगता था पहले तक कि मुंह का कैंसर केवल पुरुषों को होता है, लेकिन हमने देखा कि महिलाओं को भी ये कैंसर होता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? जी, इसमें मेनली एक जो ओरल हाइजीन जो है उस पे मैं बात लाना चाहूंगी कि ओरल हाइजीन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी के स्टेटस, आपका इम्यूनिटी का जो स्टेटस है। तो इसमें अगर चेंजेस, अगर आप ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जैसे मुंह में कोई छाला है और अगर वो लंबे समय तक है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार उसमें इन्फेक्शन होने के कारण वो भी मुंह के कैंसर में डेवलप हो सकता है। और जैसे गांव वगैरह में हम देखें तो वहां भी जो औरतें हैं वो तंबाकू या खैनी लेने के कारण, उसके कारण भी ओरल कैंसर डेवलप हो सकता है। तीसरा, एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन के कारण भी ये जो है कैंसर डेवलप हो सकता है। जी, एक सर्वे के मुताबिक भारत में सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। तो सर्वाइकल कैंसर के क्या लक्षण होंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर निकिता, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन हम लोग देखते हैं कैंसर्स को। पेशेंट जब प्रेजेंट करती है, यूजुअली उसको वाइट डिस्चार्ज हम लोग अधिकतर सुनते हैं महिलाओं में। पेशेंट को अगर लगातार बहुत महीनों से या बहुत सालों से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती है उसको नजरअंदाज करते हुए, कि तब हम लोग जब एग्जामिन करते हैं अंदर से, तब देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसमें काफी ज्यादा कटा हुआ है या छिला हुआ है, या उस पर कोई एक गठान बन गई है, जिससे कि हम आगे जाके कोई एक छोटा सा टेस्ट, जिसको पैप स्मीयर टेस्ट है, वो लेते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर से होता है। नंबर 2, सर्वाइकल बायोप्सी लेते हैं, मतलब सर्विक्स के ऊपर से बायोप्सी लेके फिर उसको कंफर्म करते हैं। तो वाइट डिस्चार्ज एक सिम्टम हो सकता है पेशेंट को जब वो हमारे तक पहुंचती है। दूसरा सिम्टम मैं बताना चाहूंगी, जब पेशेंट रिलेशन करती है अपने हस्बैंड के साथ में, तब वो बोलती है कि मैडम रिलेशन करते समय मुझे ब्लीडिंग हुई है, तब हम ये सोच सकते हैं कि जरूर पुरुष के पार्ट से उसको हिट होके या वहां पर लगातार हिट होने से बच्चेदानी के मुंह पे वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम उसको एग्जामिन करके उसको वहीं की वहीं पकड़ के और उसका उपचार स्टार्ट करते हैं। दूसरा, कई बार कोई सिम्टम नहीं होता पेशेंट को, रूटीन चेकअप के लिए आती है वो हमारे पास में, और सडन डायग्नोज करते हैं हम लोग कि हाँ ये तो बहुत बड़ा ग्रोथ है आपको नीचे से, और इसको ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। कई बार पेशेंट को ब्लीडिंग के भी सिम्टम्स होते हैं काफी ज्यादा, पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब महीना बंद होने के बाद या महीना बंद होने से पहले भी होते हैं। तो तब भी पेशेंट नजरअंदाज करती है, और जब हमारे पास आती है तो हम देखते हैं
कि छोटा सा पॉलिप सर्विक्स के ऊपर से निकल रहा है और वो कई टाइम से उसको डॉक्टर बोल रहा है कि आप इसको निकलवा लीजिए, उसको भी नजरअंदाज करते करते वो धीरे धीरे सर्वाइकल कैंसर में वो टर्न अप हो जाता है। तो हम लोगों की अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम अपने सब कैंसर्स का सही टाइम पे सही इलाज करवाना चाहें। जी डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ना बात करते हैं उन मिथ्याओं से जुड़ी हुई जो कि बहुत कॉमन है और चर्चा में रहती है, जैसा कि ये कि यदि परिवार में किसी को कैंसर है तो उसकी पीढ़ी में किसी ना किसी को कैंसर जरूर होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है बिल्कुल, जो कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं, जैसे कि फादर से सन में या मदर से बच्चों में जो आती हैं, तो जीन में जो ट्रांसफर होते हैं, जीन्स कुछ कैरी करती हैं, कैंसर जीन्स कैरी करती हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा कैंसर हो, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर्स अगर एग्रेवेट करें, इस चीज को बढ़ावा दें, तो जैसे कि किसी की स्मोकिंग की आदत है और उनको कैंसर के उनके फैमिली में हिस्ट्री है, तो वो हाई रिस्क होंगे उस चीज के लिए। दूसरा, अगर किसी की मदर या उनकी मैटरनल फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की, तो इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको वो कैरी कर रही हैं वो जीन, और आगे चल के उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है फैक्टर्स एग्रेवेट होने की वजह से। तो इसमें जरूर मैं कहूंगी हेरिडिटरी फैक्टर होता है। जी डॉक्टर निकिता, आपसे जानना चाहते हैं एक और चीज जो काफी फैली हुई है, वो ये है कि यदि कैंसर पीड़ित का सर्जिकल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो उसका कैंसर और ज्यादा फैलने की संभावना होती है, इसलिए भी लोग ट्रीटमेंट कराने से डरते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कैंसर जब डायग्नोज होता है तो हमको ये डॉक्टर्स डायग्नोज करते समय ये देखते हैं कि कौन सी स्टेज पे है, किस स्टेज पे है, वो कितना स्प्रेड हो चुका है। उसके लिए हमारे पास अन्य जांचें हैं, जैसे कि सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है कुछ, और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। जी, तो ये जो जांच की तकनीक है और उसके बाद यदि हम सर्जरी कराते हैं तो उसके बाद उसके फैलने का कोई खतरा नहीं रहता, ऐसा हम मान के चलें? ये सिर्फ मिथ्या है कि सर्जरी से और भी चीजें फैल सकती हैं? सर्जरी करने से हम यूजुअली सर्जरी इसलिए की जाती है ये डिटेक्ट करने के लिए कि कैंसर कितनी दूर तक, कितना स्टेज तक फैला हुआ है। हम लोग सर्जरी के माध्यम से उस ऑर्गन को तो निकालते ही है, साथ में उसके लिम्फ नोड्स को भी डिसेक्ट करते हैं, जिसको सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। हम सभी लोग, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स का खून का बहाव उनके प्रत्येक लिम्फ नोड्स में होता है। जैसे गर्दन में अगर कोई ऑर्गन है तो उसके लिम्फ नोड उसके चारों तरफ है, अगर ब्रेस्ट है तो उसके चारों तरफ उसके लिम्फ नोड्स हैं, बच्चेदानी के चारों तरफ उसके लिम्फ नोड्स हैं। तो ऑपरेशन के दौरान हम उस ऑर्गन को तो निकालते ही है, मतलब जहां पर इन्फेक्शन है, जहां पर कैंसर हुआ है, प्लस हम उस लिम्फ नोड्स को भी निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि उस रिपोर्ट में कौन सी स्टेज का कैंसर आया है, और उसके आगे भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है सर्जरी के बाद। इसके बाद जब डायग्नोज हो जाता है कौन सा स्टेज है, तो फिर कैंसर सर्जन कीमो, रेडियो, इन सब थेरेपीज को मिला के ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। ना ही सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट पे अपन रुकते नहीं है, इसके आगे भी ट्रीटमेंट है। तो वो ऑपरेशन के बाद डायग्नोज होता है कि कौन से स्टेज पे है और फिर कंप्लीट होता है। जी डॉक्टर पूनम, एक अगली मिथ्या ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जिनके साथ कैंसर के जो मरीज है उनके साथ बैठ के खाने से या उनके रिलेशन उनके साथ बनाने से भी कैंसर फैलता है। इसके बारे में आपका क्या मत है? जी नहीं, कैंसर साथ में बैठ के खाने से और ऐसा कुछ खाने से तो नहीं फैलता है। हाँ, बट मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी होता है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिन लोगों में होते हैं वो हाई रिस्क में होते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों, है ना। तो जिनमें मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का हिस्ट्री है, ये चीज आपको उनसे पूछना जरूरी है, तो उनको इस सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है ऐसी महिलाओं को। दूसरा, जल्दी शादी हो जाना, जिसमें जल्दी प्रेगनेंसीज होना, जल्दी बच्चे पैदा हो जाना, ये भी एक कारण होता है, हाई रिस्क फैक्टर होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। कुछ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज वगैरह है, ओबीज है,
फैमिली में हिस्ट्री है उनके कैंसर की, तो ये लोग भी हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं सर्वाइकल कैंसर के। तो ये चीजें हिस्ट्री में पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैडम जो आप कह रहे हैं कि कैंसर फैलने की जो मिथ्या है, इसमें फैलना तो नहीं, हाँ, बट मैडम ने जैसे बताया कि एक ट्रीटमेंट होने के बाद, सर्जरी होने के बाद जो पेशेंट का फॉलो अप होता है कैंसर पेशेंट का, वो बहुत जरूरी है कि वो आगे कहीं और फैल तो नहीं रहा है, कि और स्टेजेस उसकी बढ़ी तो नहीं है, दूसरे ऑर्गन्स में तो नहीं फैले हैं वो कैंसर सेल्स। इसके लिए फॉलो अप बहुत जरूरी है पेशेंट्स का। जी डॉक्टर निकिता, आपसे जानना चाहेंगे, एक और मिथ्या ये है कि पहले स्टेज पे तो कैंसर ट्रेस आउट ही नहीं होता, हमेशा दूसरे या तीसरे चरण पे ट्रेस आउट होता है, तो इसका क्या कारण है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज पे नहीं डिटेक्ट होता है, क्योंकि पेशेंट को या फीमेल या मेल जो भी है, उनको वो जो सिम्टम है वो बहुत ग्रेविटी से नहीं फील होती है। मैं अपने ही घर का एग्जांपल बताना चाहूंगी। मेरे कैंसर, ये जो टॉपिक है वो मेरे बहुत दिल के करीब है। मेरे फादर कैंसर से गए हैं, मेरे घर में अन्य सारे लोग कैंसर से ही गए हैं। तो मेरे फादर को भी स्टेज 2 में डायग्नोस हुआ था और उनको कोई सिम्टम नहीं था, ही हैड नो सिम्टम, और वो लंग कैंसर था। नॉन स्मोकर, नॉन टोबैको चूअर थे, वो डॉक्टर थे। बट यही मैं बोलना चाहूंगी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उनको गले में दर्द हुआ और फिर सडनली डायग्नोस हुआ कि वो 2nd स्टेज के आगे तक पहुंच चुकी है कहानी। तो कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी सिवेरिटी कहाँ है या उसको हो रहा है, उसको हम बहुत समझ में नहीं आता कि डायग्नोस अचानक 2nd स्टेज या 3rd स्टेज में पकड़ा जाता है। पर हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी फीमेल्स को या मेल्स को, अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैडम ने बोला मुंह में अल्सर है या ब्रेस्ट में छोटा सा लंप फील हो रहा है या आपका गला बैठा हुआ है बहुत दिनों तक, बहुत दिनों से खांसी है, या आपको बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज या पेन हो रहा है, प्लीज उसको डॉक्टर से संपर्क करें। दर्शकों को बोलना चाहूंगी रूटीन चेकअप कराएं, और 6 मंथली एक बॉडी चेकअप होता है जिसमें ब्लड टेस्ट, एक्सरे और एक सोनोग्राफी, और फीमेल्स के लिए पैप स्मीयर। इतना अनिवार्य है कि आप इतना तो जरूर चेकअप कराएं, ताकि हमारी जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज में ही हमको पकड़ में आ जाए और हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ले पाए और फर्दर क्योर कर पाए। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कैंसर से रिलेटेड हमें दी है। और हम आशा करते हैं दोस्तों, यदि आप इस जानकारी से अपरिचित थे तो आपको आज की इस चर्चा से बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और सजग जरूर रहेंगे। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।